प्यारे बच्चों, आज आज आपके सुरेंद्र सर एक क्लास 11th का फिजिक्स का एक नया वीडियो लेके फिर से हाजिर है। आज जो आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का नाम क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें जो सबसे पहले आपके पास जो डेफिनेशन आती है वो आती है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहला टॉपिक है। क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी। अब मैं इसको बेसिकली आपको ऐसे रिप्रेजेंट करूं। फिजिकल क्वांटिटी आपके पास में क्या है कि कोई भी, जैसे सपोज दैट मैंने डिस्टेंस ली, डिस्टेंस इक्वल्स टू 4। आप लोग नॉर्मली 4 लिख देते हो, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी आपके पास, जब तक मैं इसको 4 सेंटीमीटर ना लिखूं तब तक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो अब क्या हो गया? ये फिजिकल क्वांटिटी तब तक नहीं है जब तक मैं इसको 4 सेंटीमीटर ना लिखूं। अब इसको हम कैसे करेंगे? पहली बात तो एक क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी विच विच एक ऐसी क्वांटिटी जो फिजिक्स के लॉ को ओबे करती हैं या फिजिक्स के लॉ के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अ क्वांटिटी विच एक्सप्रेस in terms of physical law, in terms of फिजिकल लॉस। एक ऐसी क्वांटिटी जिसको फिजिकल लॉ के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है या डिस्क्राइब किया जा सकता है, एंड whose measurement is necessary, whose measurement is necessary, जिसका मेजरमेंट क्या है आपके पास? नेसेसरी है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम फिजिकल लॉज के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और जिसका मेजरमेंट बहुत जरूरी है, उसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन इसमें अलग अलग तरीके से डेफिनेशन को डिफाइन किया जाता है। इसमें ऐसे भी कहा जा सकता है, ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज विच टर्म्स इन द लॉ विच all the physical quantity in terms is which laws can be described and whose measurement is necessary, जिनका मेजरमेंट क्या है? बहुत नेसेसरी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अच्छा, यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरा आपके पास यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हो गया? यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि द चूजन स्टैंडर्ड, the chosen standard of a physical quantity, to be measured, वो किसी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो हम स्टैंडर्ड को सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, तो दैट इज नोन एज द यूनिट्स ऑफ अ क्वांटिटी। लेकिन ध्यान रखना, वो फिजिकल लॉ को एक्सप्रेस जरूर करेगा। ठीक है, और लेकिन इसका नेचर क्या होना चाहिए? टू बी मेजर्ड एंड इट्स नेचर इज same as the physical quantity। ये हो गया, सेम एज द फिजिकल
क्वांटिटी। यहाँ पे आपकी कंडीशन बन गई ये वाली। द चूजन स्टैंडर्ड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड एंड इट्स नेचर इज सेम एज द फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो जैसे इसका मतलब क्या हुआ, सेंटेंस का मतलब क्या हो गया कि अगर आपने लेंथ को 4 रुपीज कह दिया तो पॉसिबल नहीं होगा। 4 तो था ही लेकिन रुपीज नहीं है। रुपीज अलग क्वांटिटी होगी और मेजरमेंट का अलग क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पे इसने लेंथ इक्वल्स टू 4 मीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 किलोमीटर, 4 समथिंग मिलीमीटर कह सकते हो, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो इनका दोनों का मेजरमेंट दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का टाइप्स दोनों सेम होना चाहिए, तभी ये कंडीशन आपकी बन सकती है। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जनरल वे टू एक्सप्रेस, जनरल वे टू एक्सप्रेस, जनरल वे टू एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? ये कंडीशन होगी अगर हम इसको Q कहेंगे तो दैट इज इक्वल टू N इंटू यू। ये क्या हो गया, Q इक्वल टू N इंटू यू। अब यहाँ पे Q इज इक्वल टू एन यू, ये हो गया। तो व्हाट इज द Q? Q इज हियर, Q स्टैंड फॉर फिजिकल क्वांटिटी। Q का मतलब फिजिकल क्वांटिटी हो गई, फिजिकल क्वांटिटी। और N का मतलब हो गया न्यूमेरिकल वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। और U इक्वल्स टू हो गया यूनिट्स टू बी चूजन, यूनिट्स टू बी चूजन। किस यूनिट से उसको चूज किया जा सकता है वो आपकी कंडीशन आपकी क्या होगी, इस कंडीशन पे। अब यूनिट्स जो होते हैं, यूनिट्स आपके पास दो काइंड के हैं। एक है फंडामेंटल और एक है डिराइव्ड, और एक है डिराइव्ड। नाउ व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट? Fundamental unit, the chosen standard, those units which are independent to each other, independent to each other। ये वो फंडामेंटल हैं जो एक दूसरे पे क्या है, इंडिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो उसको हम लोग कौन सा यूनिट बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। जस्ट लाइक, अच्छा फॉर एग्जांपल यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास इस केजी, ये फंडामेंटल है। मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं है, खुद अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसकी यूनिट खुद की यूनिट के खुद से ही डिटरमाइंड होगी, किसी और से डिटरमाइंड नहीं होगी। दे आर 7 इन नंबर, ये कितने हैं, 7 इन नंबर। दे आर 7 इन नंबर, दे आर 7 इन नंबर। ये नंबर में 7 है। फंडामेंटल यूनिट्स कितने हैं, 7। ठीक, डिराइव्ड यूनिट क्या है, those units which are driven out with the help of fundamental unit, ये वो यूनिट हैं जिनको हम फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से निकाल सकते हैं। और दीज आर ऑल्सो नोन एज these units are also known as बेस यूनिट। इसको हम किससे डिटरमाइन करते हैं, बेस यूनिट से डिटरमाइन करते हैं। इसका एग्जांपल देखें, इसका एग्जांपल यूनिट ऑफ वेलोसिटी, इक्वल्स टू यूनिट ऑफ
यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। अब देखो यहाँ पे यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया, इक्वल्स टू यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या हो गई मीटर, यूनिट ऑफ टाइम क्या हो गया सेकंड। तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी इक्वल्स टू यूनिट ऑफ वेलोसिटी इक्वल्स टू मीटर पर सेकंड, ये हो गया यूनिट ऑफ वेलोसिटी इक्वल्स टू मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये कौन सा हो गया डेराइव्ड यूनिट। होप दैट कि लेक्चर समझ में आया होगा, और वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लें, कॉपी कर लें इसको। और तब तक अगर जब ये लेक्चर समझ में आ गया हो, पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नाउ फंडामेंटल यूनिट्स आर 7 in number. Fundamental units are 7 in number. 7 in number. फंडामेंटल यूनिट्स नंबर में कितने हैं 7 है। कौन कौन से 7 in number। फर्स्ट यहां पे है आपके पास मास, यहां पे मैं लिख दूं क्वांटिटी, और यहां पे मैं लिख दूं यूनिट। ठीक, अब इसमें है पहले है मास, मास को हम बाद में कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी यूनिट होती है केजी। सेकंड है टाइम, लेंथ, लेंथ को हम लोग कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम बोलते हैं मीटर। फिर इसको यहाँ पे किलोग्राम, किलोग्राम इसको लिखते हैं केजी में, और ये हो गया मीटर, इसको हमने लिख दिया मीटर में। फिर है टाइम, टाइम को हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, आगे जाकर के इसके बाद नेक्स्ट वाले लेक्चर में आएगा वो चीज़ें, और इसका होता है सेकेंड, और इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना सेकंड को बहुत सारे बच्चे एस ई सी लिखते हैं, तो एस ई सी पॉसिबल नहीं होता है, ऐसी एस ई सी सेकंड के लिए यूज होता है, सेकंड के लिए यूज नहीं होता। तो इसलिए कोशिश करें कि उसको क्या लिखें, आपको सेकंड यानी एस लिखना है। फिर है उसके बाद एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसको हम लोग के से टी से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसका हो गया केल्विन, इसका हो गया केल्विन, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं के से। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को भी कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं आगे जाकर के, लेकिन डायमेंशंस में हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डायमेंशंस में कोई जरूरत नहीं है उसको रिप्रेजेंट करने की, लेकिन यहाँ पे हम कंडीशन क्या होगी, जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए जो उसकी जो यूनिट होगी उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब है, लुमिनस का मतलब होता है बर्न आउट, उसकी अगर मैं हिंदी में बात करूं तो तीव्रता कितनी होती है, इंटेंसिटी का मतलब होता है उसकी पावर कितनी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया लुमिनस इंटेंसिटी, इसकी होती है कैंडेला, कैंडेला इसको हम सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हो गया कितने हो गए 1, चलो मैं यहाँ पे एसन डाल देता हूँ, ये हो गया 1 आपके पास, ये हो गया 2, ये बचेगा 3, ये हो गया 4, ये बचेगा 5, और 6, 6 हो गया आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको हम लोग बोलते हैं मोल, इसको यूनिट में भी मोल किससे करते हैं एम ओ एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस ये कितना हो गया आपके पास मोल, एम ओ एल, एम ओ एल, ये हो गया मोल। 7 जो होता है वो होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी,
करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम्पियर से। एम्पियर इसको बोलते हैं ए, और इसको बाद में हम फिजिकली बाद में आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कंडीशन आपकी इसके लिए हो गई। कितने हो गए? 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो गए। इसके बाद इसी के टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होते हैं। टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी है। कौन सा? SUPP है। अभी यहाँ पे उसको वो चीज़ क्लियर करता हूँ। SUPP, इसको हम लोग क्या क्या कहा? SUPP सप्लीमेंट्री है। दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं। एक होता है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और जो 2D के लिए यूज होता है 2 डायमेंशन के लिए। यानी हम इसको टू डायमेंशन के लिए यूज होता है। तो इसको इसका एंगल होता है रेडियन। इसके वो क्या होती है? रेडियन। इसको RAD से रिप्रेजेंट करता है। अब जो भी एंगल की जो SI यूनिट होती है, चाहे वो मैथमेटिक्स में हो, चाहे वो फिजिक्स में हो, उसके बदले में हम लोग किसको यूज करेंगे? रेडियन को यूज करेंगे। उसके बाद होता है सॉलिड एंगल। नेक्स्ट होता है सॉलिड एंगल। नेक्स्ट क्या है? सॉलिड एंगल। ये होता है आपका 3D के लिए। ये किसके लिए यूज होता है? 3 डायमेंशन के लिए। 3 डायमेंशन के लिए यूज होता है। 3 डायमेंशन के लिए यूज होता है। तो सॉलिड एंगल इसका नाम होता है स्टे रेडियन। स्टे रेडियन इसको रिप्रेजेंट करते हैं SR से। ठीक है। अब मैं आपको एक कंडीशन बता दूं इसमें। 2D में एंगल ऑफ अराउंड जो होता है, इन 2D टू डायमेंशन द एंगल ऑफ अराउंड जो होता है वो आपका 2 पाई होता है। 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। और सॉलिड इन थ्री डायमेंशन मतलब आपका जो सॉलिड एंगल होगा इन 3 डायमेंशन, द एंगल ऑफ अराउंड जो बचेगा वो आपका 4 पाई होगा। वो कितना हो गया? 4 पाई, यानी 720 डिग्री। अब किसी के समझ में ये आ रहा होगा कि सर सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल तो समझ में नहीं आया है। ये आपका 2D में जो बनेगा, ये आपका थीटा, ये सॉलिड एंगल है, ये प्लेन एंगल है। ये वाला कैसा एंगल है? प्लेन एंगल है ये। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये इधर और ये यहाँ से, इसको मैंने 3D स्ट्रक्चर दे दिया। ये ऐसे 3D स्ट्रक्चर दे दिया ये। तो ये वाली जो कंडीशन होगी, ये और ये जो एंगल होगा, ये ये मेरे पास सॉलिड एंगल हो गया। ये कहते होंगे सॉलिड एंगल। ठीक है ना? कितना कौन सा एंगल बना? सॉलिड एंगल। अब इसमें से एक चीज और कंडीशन याद रखना, ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव में फिर दिमाग से उतर जाता है। फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा था ये। यहाँ पे था हमने फंडामेंटल यूनिट्स। मैंने आपको पॉज करके फंडामेंटल यूनिट्स। अब इसमें था SN, ये था क्वांटिटी, और ये था आपके पास यूनिट। ये था आपके पास यूनिट्स। तो यहाँ पे था मास। मास इक्वल्स टू इसको M से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो गया किलोग्राम। ये क्या था आपके पास? किलोग्राम। ठीक है। तब तक वीडियो को पॉज करके आप इसको कॉपी कर लें, और लेक्चर पसंद आया हो, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों में भी बताते रहें, ताकि आपको लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे। इसके लिए बेल आइकन का को पुशअप करना मत भूलना। हाँ, इसके बाद है यहाँ पर
एंगल इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन ऑफ रेडियस होते हैं। अपॉन ऑफ क्या होते हैं? रेडियस। आर्क लेंथ अपॉन ऑफ रेडियस, ठीक है। या बेसिकली हम इसको आर्क अपॉन ऑफ रेडियस भी कर सकते हैं, आर्क अपॉन ऑफ रेडियस। ये हो गया एंगल। और सॉलिड एंगल जो होता है, सॉलिड एंगल की जो कंडीशन है वो एरियल आर्क अपॉन आर स्क्वायर। अब क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर भी जो इसकी जो एरिया आएगी सॉलिड एंगल की वो पाई आर स्क्वायर के टर्म में आएगी। अगर वो स्क्वायर होगा तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ऊपर भी एरिया के टर्म में तो नीचे भी, इसलिए उसने कहा था कि द क्वांटिटी इज इन द सेम नेचर। उसका जो नेचर क्या होना चाहिए? दोनों का सेम होना चाहिए। तो ये तब यहाँ पे आर्क रेडियस अपॉन ऑफ रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया? रेडियस का स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर। ये आपके आर्क लेंथ के सॉलिड एंगल के डेफिनेशन होती है। अब इसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दूसरा आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अब इसमें क्या क्या है सिस्टम ऑफ यूनिट्स में? पहले है आपके पास, तो पहले तो इसके बाद बहुत सारी चीजें आएगी। सीपीएस हो गया और एमकेएस हो गया, सीजीएस हो गया। तो ये सारी यूनिट्स आपके इसमें आते हैं। अब सिस्टम ऑफ यूनिट, हाउ मेनी टाइप्स वी आर गोइंग टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इसमें देख, सबसे पहला यूनिट है सीजीएस यूनिट। तो ये हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एक यूनिट हो गया। दूसरी यूनिट है एमकेएस भी हो सकती है, लेकिन मैं इसको एफपीएस कर रहा हूं। एफपीएस का मतलब होता है फुट पॉइंट एंड सेकेंड। फिर थर्ड यूनिट होती है एमकेएस। ये हो गया मास किलोग्राम नहीं, मास नहीं, मीटर किलोग्राम सेकेंड। और एक और यूनिट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एमकेएसए। ये वाला आपका आ गया मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर। ठीक है। और इसके बाद एक जो लास्ट यूनिट होती है वो होती है आपके पास एसआई यूनिट। इसके बाद होती है फिफ्थ वन एसआई यूनिट। फिजिक्स में सारे के सारे आपके एसआई यूनिट्स होते हैं। एसआई यूनिट को मतलब हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसका मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या हो गया सही यूनिट में? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो मतलब हर कहीं वैलिड होगा, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? एसआई सिस्टम। इसको किसने अडेप्ट किया? जनरल कॉन्फ्रेंस। इस वाले यूनिट को अडेप्टेड किया गया है, एडेप्टेड बाय जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। जनरल कॉन्फ्रेंस एडेप्टेड बाय किससे? जनरल कॉन्फ्रेंस, FER होता है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर। ये पूरी एक इंटरनेशनल कम्युनिटी की एक फोरम है, एक इंस्टीट्यूशन है जिसको इसने क्या किया?
रिकमेंडेड किया, इसको अडॉप्ट किया, ये उसका एब्रिविएशन फॉर्म है एसआई यूनिट। किसका? एसआई यूनिट का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, अब आते हैं आपके पास ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यहाँ पे एक कंडीशन होगी, नेक्स्ट वन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि किसी भी फिजिक्स जो करती है वो केवल 10 को पढ़ती है, केवल 10 को स्टडी करती है, बाकी को स्टडी नहीं करती है। तो इसके लिए क्या होता है कि अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है कि रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ 10, रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ 10। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इफ 5 और स्मॉलर देन 5, smaller than 5, smaller than 5, the number is same, the number will be same, the number will be same। तो ये नंबर आपका सेम रहेगा। if greater than 5, if greater than 5, अगर greater than 5 है, greater than 5 है, तो then it expressed as 10, it expressed as 10। उसको किससे एक्सप्रेस करते हैं? 10 से एक्सप्रेस करते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि अगर वो 5 या 5 से छोटा होगा तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे, अगर 5 से बड़ा होगा तो उसको हम क्या कर देंगे? 10 की तरह एक्सप्रेस कर देंगे। जस्ट लाइक दैट एक एग्जांपल के लिए 4.2 को ये केवल 10 पड़ेगा, नहीं 4.2 को ये 0 करेगा, 4.2 को कितना करेगा? 0। ठीक, अगर यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख दूँ 4 इंटू 10⁻6 करता हूँ, चलो तो ये कितना हो जाएगा? इसको ऐसे लिखेगा, दिस इज इक्विवेलेंस टू 10⁻6। अगर ये 6.4 इंटू 10⁻6 करेगा तो ये कैसे लिखेगा? 10⁻7। तो 6.4 को हमने क्या कंसिडर कर दिया है? 10। तो 10⁻6 इंटू 10⁻7 इक्वल्स टू सेम बेस है, पावर शुड बी एडेड, तो दैट्स वाई वहाँ पे कितना आ गया आपका? 10⁻7। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। होप दैट ये आपको समझ में आया होगा, और अगर लेक्चर पसंद आया हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसमें हम डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे। ये तो बेसिक्स थी, यूनिट्स क्या होते हैं, उसमें हम डायमेंशनल फॉर्मूला, उसका डायमेंशंस कैसे निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और टिल देन ओके, बाय बाय। अगर चैनल लेक्चर पसंद आया हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक उसको कॉपी कर लें।